पड़ा। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हमने कल ही वादा किया था कि हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा आज प्रस्तुत किए जाने वाले अंतरिम बजट पर। देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके हिस्से में ये श्रेय आया है कि वह लगातार छठवीं बार देश की संसद के सम्मुख बजट पेश कर पाई। उन्होंने आज शुरुआत में ही कहा कि यह अंतरिम बजट है, पूर्ण बजट जो भी सरकार देश की जनता चुनकर अस्तित्व में लाएगी उसके द्वारा जुलाई में प्रस्तुत किया जाएगा। पर इस अंतरिम बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने परंपरा के विपरीत काफी कम देर भाषण दिया। उनके नाम अब तक के संसदीय इतिहास में सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड है बजट के संदर्भ में। पर इस बार उन्होंने 1 घंटा भी नहीं लिया। 1 घंटे से भी कुछ कम मिनट उन्होंने बोला। कोई बड़ा ऐलान उन्होंने नहीं किया, कोई बड़ी घोषणा नहीं की। कल हम जब इस कार्यक्रम को कर रहे थे तो हमने सुनीता योजना पकड़ा देना बहुत आसान है। आप आज जो व्यक्ति 15, 20, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, उनको आप 50 साल आगे का विजन दे दीजिए और कहिए कि आज आपको कुछ नहीं मिलेगा, आज आप बैठो आराम से ताली बजाओ, भजन करो, आपको 50 साल बाद कुछ मिलेगा। तो इससे उनको और उनकी अगली पीढ़ियों के जीवन को कोई भी बढ़ावा नहीं मिलता है। यदि आज कोई बेरोजगारी से 15-20 साल अपने काट लेगा तो 50 साल बाद क्या हो रहा है उससे उसके जीवन में कोई भी प्रगति नहीं हो सकती है। तो देखिए, बहुत ही असली मापदंडों पर किसी सरकार की बात होनी चाहिए और हम इसके हमेशा से हम इस बात की वकालत करते हैं कि यदि आप बजट में, चलिए ठीक है, आप बजट में कुछ बहुत आकर्षक नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने 2 साल पहले के बजट में आर्टिफिशियल डायमंड की सीड पर सब्सिडी बताई थी कि भाई इसके डेवलपमेंट पे हम सब्सिडी देंगे। आप डायमंड पे टैक्स 1 या आधा % कर देते हैं और जिन चीजों पर पहले टैक्स नहीं था, रोटी, पराठा, दूध, दही, आटा, इन पे आप टैक्स लगा देते हैं। तो ये जो फॉर द रिच, बाय द रिच, फ्रॉम द रिच वाली गवर्नेंस है, ये इसकी कमियां यहाँ पे साफ साफ दिखाई देती हैं। दिखाई दे रहे हैं। अमीरों के लिए अमीरों के द्वारा सरकार, यश यादव जी की व्याख्या ही अपनी कुछ कहना चाह रहे सारथी जी। जी सारथी जी, यश जी की बात का समर्थन या विरोध? कि ये डायमंड्स की जो बात हो रही है, डायमंड्स, ये देखिए, एक हमारे एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर में डायमंड एक बहुत अहमियत रखता है जी। और हमारे यहाँ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो है वो डायमंड्स का है। तो डायमंड्स पे यदि आप कुछ रियायत नहीं देंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज की सिचुएशन काफी बिगड़ जाएगी। एक तो ये बात कहना चाह रहा था और दूसरा ये जोशी भट्ट वगैरह की बात आपसे बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा है कि हम लोगों को इस तरह ध्यान देना चाहिए था कि आप एयरपोर्ट और हाई एंड चीजों के बजाय यदि आप कॉमन मैन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते तो वो ज्यादा अच्छा रहता। बस ये 2 बात कहना चाहता हूं। आम आदमी के संदर्भ में वो ध्यान होना चाहिए। चिंतामणि जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे थे यश श्रीवास्तव जी की आक्रामक बातों का जवाब देने के लिए। सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि हैं, यश जी भी चाहेंगे कि उनकी बातों का जवाब मिले। जी चिंतामणि जी, क्यों चिंतित हो गए आप यश जी की बातों से? मुझे तो बड़ी निराशा हुई और निराशा इसलिए है कि राहुल गांधी जी के मतलब जो सोच है उसके कई तरह के वैचारिक क्लोन भी हमारे सामने प्रस्तुत हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद युवा कांग्रेस के लोग कुछ अलग विचार रखेंगे, लेकिन वही भविष्य के प्रति निराशा, भविष्य के प्रति एक आंख बंद कर लेने का विचार और हर चीज पर केवल प्रश्न उठाना, आशंका करना और साथ में ये भी है कि नहीं हम तो बहुत ताकतवर है, हमको कमजोर ना समझा जाए। मैं उन्हें बधाई देता हूं, इस तरह की ताकत आपको बनी रहे जिस तरह की आज है और आगे भी निरंतर ये ताकत आपकी जिस स्तर में है वो बढ़ती जाए, जिसको आप ताकत मान रहे हैं। और केवल खोखली बातों के सिवा यश श्रीवास्तव जी ने कोई बात नहीं की। आत्महत्या बढ़ रही है, किसानों ने कर ली। अरे भैया, जो कृषि है वो राज्य का कार्य क्षेत्र है, अब उसमें मोदी सरकार दोषी कैसे हो गई? फिर तमाम जिस तरह के भी जो मूल बातें उनको उन्होंने, वो महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आप देखिए कि करीब 30 करोड़ महिलाओं को मुद्रा लोन लिया, ये वो नहीं होगा, इसे आप काउंट नहीं करेंगे क्या? आप तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, वो नहीं। 34 लाख करोड़ सीधे गरीबों के खाते में गए, ये आपकी सरकार में संभव थे क्या? ये हमारी सरकार में हुए। आपको तो धन्यवाद करना चाहिए, अब युवा हैं, आपको तो ये लगना चाहिए भाई भविष्य यदि कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी। चिंतामणि जी उलझन में पड़ जाते हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आते हैं,
80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर जीते हैं। समझ में नहीं आता है किस बात में सहानुभूति दें, किस बात में बधाई दें। आप ही बताओ किस पर क्या करें, बताओ चिंतामणि जी, जो आप कहोगे वो कर देंगे। आप देखिए, मुझे आपने जो कहा सुनाया नहीं, लेकिन जीएसटी इस दौर में हमने दिया 1 करोड़ लोगों को। आप जन कल्याण की बात कर रहे थे बादल सरोज साहब, 1 करोड़ घरों में हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। ये भी तो इसमें इसकी तो वाहवाही कर दो कि चलिए भाई ये तो गरीब लोगों के लिए, और स्ट्रीट वेंडर के लिए नए उन्होंने प्लान किए, और जो किसान है उसके लिए उनकी आय बढ़ाने के लिए तमाम डेयरी को बढ़ावा दिया जाएगा, और मत्स्य पालन विभाग शुरू किया जाए। जो नवाचार सरकार कर रही है, इसको आप नीचे स्तर के लिए जो काम कर रहे हैं उसको भी उसको विचार में नहीं लेना चाह रहे हैं, और जो बड़ी योजनाएं की है। चिंतामणि जी बहुत नाराज है ये आपसे कि देखो इतनी अच्छी चीजें हम कर रहे हैं, आप इसमें दृष्टि नहीं दे रहे हैं, बादल जी भी दृष्टि नहीं दे रहे हैं। आप दोनों लोग आंख पर पट्टी क्यों बांधे हुए, ये चिंतामणि जी का सवाल है। चिंतामणि जी पहले इतने सवालों का उत्तर दे दो ना, नहीं तो भूल जाएंगे किन किन सवालों का उत्तर आपको चाहिए। तो पहले यश जी से, तो फिर बादल जी से विस्तार से समझूंगा। जी यश जी। केवल इतना कहूंगा कि मुझे भी बड़ा दुख होता है जब लोग अचानक अपने लंबे जीवन काल के सारे नए नए सवाल मुझे देखते ही करने लगते हैं। अजीब सा लगता है। और मैं ये कहना चाहता हूं साफ साफ कि राहुल गांधी जी के बारे में कुछ भी कहने से पहले कम से कम भाजपा वालों को उस व्यक्ति की तरफ जरूर देख लेना चाहिए जो टेलीप्रॉम्प्टर देख के भी सही नहीं बोल पाते हैं। तो यहाँ बुद्धि की बात ना हो, यहाँ पे व्यक्तिगत बात ना हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। रहा सवाल बजट का और इन तमाम, मैंने आपको पहले ही कहा था, धोखा अक्सर चमकीले कपड़ों में आता है। तो ये जितना भी अभी हमें चिंतामणि जी ने बताया है, इसमें से एक भी बात ग्राउंड पे सच नहीं है। ना तो आवास लोगों को पूरी तरह मिले, कई न्यूज चैनलों ने दिखाया, इनकी हर योजना की पोल पट्टी खुली है। इनके स्वच्छ भारत अभियान में बिना नाली बनाए इन्होंने डब्बे रख दिए और कह दिया टॉयलेट बन गया। ये एक उदाहरण है। तो जब आप बात करते हैं कि भाई किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये कहते हैं साहब ये राज्यों की। दूसरी बात, आप शायद मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, तो वहां तो आपकी सरकार है, कैसे बनी है मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार आपकी है, पहले भी थी, और पहले भी आपने कैसे कांग्रेस की सरकार में सेंध लगा के बनाई थी वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे भी सरकार आपकी है। तो यदि आप विधायक हैं या किसी भी पद पर हैं, या एक आम नेता भी हैं, या कार्यकर्ता भी हैं, या एक नागरिक भी हैं, तो देश के अन्नदाता को लेकर इतनी लापरवाही से आपको बात नहीं कहनी चाहिए। आत्महत्या के आंकड़ों को आप कह रहे हैं कि साहब ये तो राज्यों का विषय है और केंद्र का विषय है, ऐसा नहीं है साहब। जब आप बजट बनाते हैं, जब आप पूरे देश की जमीन उठा के किसी को हाथ में दे देने के लिए ऑर्डिनेंस पर फैसला ले लेते हैं, तब भी शायद आपसे पूछने कोई नहीं आया था कि ये किसानों का विषय है, राज्यों का विषय है, केंद्र का विषय है। मुझसे भी पूछने नहीं आए और किसानों से भी पूछने नहीं आए। तो मैं केवल इतना कहूंगा कि गंभीरता बहुत बड़ी चीज है, और पिछले 10 सालों में इस देश ने अच्छी तरह से गंभीरता का मर्म सीख लिया है या देख लिया है कि यदि आप गंभीरता को छोड़ के एडवर्टाइजिंग के दम पे सरकार चुनते हैं या सरकार चलाते हैं, तो उसके नतीजे कितने भयानक होते हैं, उसके नतीजे कितने भयंकर हो सकते हैं, ये कहना है श्रोता जी। लेकिन मैं बादल सरोज जी बजट के प्रावधानों पर वापस आता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी निर्मला सीतारमण जी को। इससे हमारी गरीबों के कल्याण के प्रति जो प्रतिबद्धता है, मध्यम वर्ग के उत्थान के प्रति जो हमारी कोशिश है, उनको बल मिला है। उन्होंने बताया कि हमने 2 करोड़ घर और बनाने का लक्ष्य लिया है। पहले हमने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना चाहता, अब हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य ले लिया है। और अब मोदी जी 5 साल या 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो बात कर रहे हैं 2047 की, करीब 22-25 साल की। इतनी लंबी दृष्टि है, इतनी दूर की दृष्टि है देश को बेहतर बनाने के संदर्भ में। अब विकासशील भारत की बात नहीं करते हैं, विकसित भारत के संदर्भ में बात करते हैं। फिर भी बादल जी आप खुश नहीं होते हैं। देश की तरक्की आपको भाती क्यों नहीं बादल जी? देखिए, मैं आमतौर से अपनी डिबेट्स में बोलते हुए बहुत ही संयमित शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, इसलिए मैं वो तमाम सारे उदाहरण नहीं दूंगा जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मुहावरे। लेकिन पहले मैं अपनी बात थोड़ा सा, एक जो मेरी चिंता है उसको मैं दर्ज कर दूं कि बजट पर चर्चा में राहुल गांधी कहां से आ गए, ये मेरी समझ में नहीं आया। जब हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो हमें उस विषय के प्रति संजीदा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि प्रोफेसर आचार्य जी ने बहुत ही
बुनियादी चीजों की ओर इशारा किया है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दुनिया में R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जितना खर्च होता है, 2.5% से लेकर 11.5% तक का खर्चा करते हैं विकासशील से लेकर विकसित देश। हमारे देश में पिछले 9 साल में अगर आप देखेंगे, आंकड़ों में जाएंगे, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्च में सीवियर डिक्लाइन हुआ है और उसमें किसी भी तरीके का इनपुट या मोटिवेशन देने की बातचीत नहीं की गई है। विकसित भारत कैसे बनेगा जब हम टेक्नोलॉजी में विकास नहीं करेंगे? अभी इसमें उन्होंने कहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ये अभी एक नई चीज है, इसकी इस देश को आवश्यकता है कि नहीं, इस बारे में बातचीत की जा सकती है। फिर भी दुनिया अगर कर रही है तो आप भी करिए, लेकिन बुनियादी जरूरतें क्या है इस देश की? उन बुनियादी जरूरतों के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, मैं पूरे आंकड़ों के साथ आपको ये बात कह सकता हूं कि वो काम केवल एग्रेरियन, फार्मास्यूटिकल और टेक्नोलॉजिकल और मैकेनिकल डेवलपमेंट में ही कटौती नहीं हुई है, बल्कि DRDO, डिफेंस एंड रिसर्च के डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रिसर्च वाले काम में कटौती हुई है। क्योंकि हमारी सरकार का ये मानना है कि जब कोई टेक्नोलॉजी या कोई शोध दुनिया के दूसरे देशों में हो गई है तो हमें उसके लिए पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बीच में रोकना चाहता हूं आपके इस विषय के संदर्भ में जोड़ते हुए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अटल जी ने कहा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इनका उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री जी ने मोदी जी के हवाले से नारा दिया कि हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, जय अनुसंधान। तो जो आप बात उठा रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी ने तो आज अपने बजट भाषण में उसको रेखांकित किया और ये भी कहा कि अब हम अनुसंधान पर खास तौर पे जोर देंगे। तो आपकी बात के साथ वित्त मंत्री जी की बात मिली है, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है, ऐसा क्यों? आवंटन कितना किया है पिछले 9 वर्षों में? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आवंटन कितना किया गया? ये पाकिस्तान वाले और बांग्लादेश वाले हमसे ज्यादा खर्च कर लेते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रश्न को लेकर। इसलिए केवल अच्छे पंच वाक्य या संवाद बोलने से काम नहीं चलता, नारे देने से काम नहीं चलता। असलियत दिखती है कि आपने अपनी पॉकेट में से कितना निकालकर वहां पर ट्रांसफर करने का काम किया है। इसलिए ये ज्यादा गंभीर बात है कि भविष्य की ओर, और ये बात सारथी आचार्य साहब ने बिल्कुल सही कही है कि बजट जो है वो आपका एक पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी होता है, निरंतरता होता है नीति की। हमारी निरंतरता नारों में आत्मनिर्भरता की है, लेकिन हमारी निरंतरता जो है, जिस रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं, वो दरअसल पराश्रितता की है। हम विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ बाकायदा रणनीतिक गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने देशज पूंजी और उद्योग के विकास के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। काम नहीं किया। बादल जी बात कह रहे हैं कि नारा बहुत अच्छा है पर काम अच्छा नहीं है। मेरे पास 2 लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, श्रीवास्तव जी भी कर रहे हैं और चिंतामणि जी भी कर रहे हैं, पर चूंकि विपक्ष से आवाज उठी है तो जवाब देने की पहले जिम्मेदारी चिंतामणि जी की। तो चिंतामणि जी आप ही टिप्पणी कर लो। बादल जी का कहना है भाई नारा बहुत अच्छा है पर 9 साल का काम अच्छा नहीं है। भाई क्या कहते हैं, जितनी मेहनत नारे में हुई उतना ही काम पर भी कर लेते। मैं बादल जी को बता दूं, जानकारी दे दूं कि आज रक्षा आवश्यकताओं का 75% हम अपने देश में बना रहे हैं और 2027 तक 100% हम हमारे देश में बनाएंगे। ये आपके कार्यकाल में नहीं होता था बादल जी, तो आप DRDO को कुछ मान ही नहीं रहे रिसर्च को। अब हम चांद पर पहुंच रहे हैं, हम मंगल पर पहुंच रहे हैं और आपको रिसर्च वो नहीं कि बजट क्यों नहीं बढ़ाया। आर्थिक विषय नहीं है, विषय यह है कि रिजल्ट क्या है। आप रिजल्ट देखिए कि आज हम विज्ञान और तकनीक में सबसे अग्रणी देश हैं और आज रक्षा आवश्यकता पूरी हम हमारा 100% हम कर रहे हैं। इनके समय में, यश जी के समय में हम 90% खरीदते थे, आज 100% हम बनाने की दिशा में जा रहे हैं और सबसे ताकतवर देश मिलिट्री की ओर। और बादल जी की बात का सीधा जवाब दीजिए ना। यह अनुसंधान के संदर्भ में इतना शानदार नारा आया, बादल जी ने एक सवाल कर लिया चिंतामणि जी के, पैसा कितना दिया, इसका उत्तर दे दीजिए ना साथ में, ताकि बादल जी को अपने सवाल का उत्तर मिल जाए और दर्शकों को भी मिल जाए। कितना पैसा दिया अनुसंधान के लिए और कितना देंगे? दूसरा, क्योंकि मेरे को आधी बात आपकी पता आ रही है, मैं आज पूरा सुन नहीं पा रहा हूं, या तो मैं ऐसी जगह पे हूं या कोई तकनीकी खराबी है। दूसरा, मैं बादल जी की परेशानी समझता हूं कि जब जैसे ही राहुल गांधी जी का नाम लिया तो सबसे बड़ी परेशानी बादल जी को हुई, इसलिए कि बादल जी को जो है वो आजकल कम्युनिस्ट पार्टियों के पास कार्यकर्ता नहीं है और कम्युनिस्टों के विचार को आजकल राहुल जी ने ओढ़ लिया है।
तो ऐसा लगता है बड़ा अपनत्व तो कम्युनिस्ट पार्टियों को राहुल जी से हो गया, आसपास घिरे हुए भी वो केवल वामपंथियों से है। तो मैं उनकी ये अरे भाई, परेशानी लेकिन समझता राहुल हूं। जी का जिक्र तो आपने किया था चिंतामणि जी, और आप जो है प्रेम बादल जी का बता रहे हो। आपके मन से राहुल जी निकलते नहीं, और आक्षेप जो है आप बादल जी पे लगा रहे हो। थोड़ा विचार करो आप, मोहब्बत किसको है राहुल जी से ज्यादा। पर यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, यश जी का हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर आखिरी बातचीत के लिए सारथी जी के पास आएंगे। जी यश जी। देखिए हिमांशु जी, जहां तक टेक्नोलॉजी और अनुसंधान के क्षेत्र की बात है, तो नई शिक्षा नीतियों में बच्चों के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस से एलिमेंट्री पीरियोडिक टेबल और डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी कि जो बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं विज्ञान के, वो हटा दिए गए। और ऐसी कोशिश है कि बुलबुल पर बैठ के उड़ जाने वाले आदमी के बारे में पूरा देश पढ़े। तो ऐसी नीतियां लागू करने वाली सरकार में होते हुए चिंतामणि जी को अनुसंधान के बारे में बोलने से पहले थोड़ा तो विचार करना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। नहीं, मेरी इस डिबेट में आशा है, आचरण में मुझे कोई आशा नहीं। हम 10 साल से भाजपा को देख रहे हैं। और बाकी रहा सवाल फिर से राहुल गांधी जी का, तो महोदय मैं निवेदन करके आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूं, दुनिया में ऐसे ऐसे नेता भी हैं जिनको सीधे सीधे शब्दों की स्पेलिंग नहीं मालूम है, जो बड़े बड़े ब्लंडर कर देते हैं और हंस के टाल जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि और किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज राहुल गांधी जी के बारे में बात मत कीजिए। राहुल गांधी जी सड़क से लेके संसद तक कहाँ अपन राहुल जी के फेर में फंस रहे हैं। अभी बजट में बोलने के लिए आपके पास इतना अच्छा मौका, और आपकी तो इस विषय में पकड़ भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। थोड़ा बजट में रोशनी दीजिए ना, राहुल जी पे अपन फिर कार्यक्रम करेंगे। नहीं, मैं बजट पे ही बात कर रहा हूँ। वो तो क्या है कि एक बार मैंने आग्रह किया था, चिंतामणि जी माने नहीं, तो मुझे भी बोलना पड़ा। अनुसंधान के बारे में मुझे यही कहना है कि देखिए, हम इस समय बड़ी अजीब सी स्थिति में है। हमारे देश के सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि भाई आधार कार्ड का डेटा चोरी नहीं हो सकता क्योंकि आरसीसी की दीवारें हैं। उस समय में सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है साइंस, टेक्नोलॉजी और अनुसंधान के बारे में शिक्षा फैलाने की, और शिक्षा का बजट 1.5% है इस बजट में। तो बड़ी चिंता का समय है ये आसान समय नहीं है। तो ये आसान समय नहीं है श्री जी का कहना है। पर मैं सारथी जी वापस आपके पास आना चाहता हूं। 1 करोड़ घरों में सोलर ऊर्जा के माध्यम से मुफ्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने का कार्यक्रम, क्या आपको नहीं लगता है कि यह सरकार भविष्य के लिए ठीक दिशा में देख रही है? 2 करोड़ नए घरों के निर्माण के संदर्भ में कमिटमेंट जाहिर की है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश के लोगों की जरूरतों के साथ सरकार जुड़ी हुई है? 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड बनाने की बात इसमें कही गई है। क्या इसके साथ में आपको देश के साथ सरोकार नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि सरकार का तो दावा ही ये था ना आज कि हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो इस देश की वर्तमान और भविष्य की जरूरत है। मैं बोलूं साहब थोड़ा सा, ये है कि यदि आप आर्थिक अर्थव्यवस्था को 1 या 2 या 3 इंडिकेटर्स से नापेंगे तो आई थिंक बाकी जो स्पीकर्स हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अपने अपने चूज कर लेते हैं। आपको मालूम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नाम की चीज है जो कि भारत सरकार ने भी और पूरे विश्व में मानी गई है। उसमें 169 इंडिकेटर्स हैं। कुछ इंडिकेटर्स में इस सरकार ने बहुत अच्छा किया है, जिस प्रकार से गैस पहुंचाना, जिस प्रकार से स्वच्छ भारत की चीजें हैं, जिस प्रकार से बैंक अकाउंट्स हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर्स हैं, ये अच्छी अच्छी चीजें हैं। और कुछ चीजों में काफी प्रॉब्लम हुई है, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम खर्चा हुआ है। और ये कहना कि हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर आप ये देखिए कि हम तेजस बनाते हैं। तेजस का 55% कंपोनेंट बाहर से आता है, इंक्लूडिंग इंजन। तो आप मोबाइल फोन कहते हो कि भाई हम विश्व के 2nd लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसर्स हैं। 80 से 85% कंपोनेंट इसके बाहर से आते हैं और उसके ऊपर मेड इन इंडिया 15% वैल्यू एडेड होता है केवल। तो आप ये देखिए कि यदि आप इंडिकेटर्स देखते हैं तो बहुत से इंडिकेटर्स हैं जहां पे हम लोगों ने काफी अच्छा किया है, और कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसमें हमें बहुत प्रॉब्लम है। और उसमें आई थिंक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत अहम चीज है। पॉपुलेशन मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। जब भी किसी सरकार के काम का मूल्यांकन होता है तो पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल को भी ध्यान में रखा जाता है। ये सरकार अपनी तरफ से इसी पहलू पर दिखाने की कोशिश भी करती है कि 2014 से पहले देश क्या था, 2024 में देश कहां खड़ा, मोदी सरकार के पहले, मोदी सरकार के बाद। तय बात है, चिंतामणि जी बताएंगे कि बहुत अच्छा है। बादल सरोज जी और श्रीवास्तव जी उम्मीद करते हैं वो बताएंगे कि पहले से कितना बदलाव है। पर आपके पास में
निष्पक्ष राय देने की अनुकूलता है। समापन में इस चर्चा का इसी के साथ करना चाहता हूं कि अब अपना आकलन दें कि देश 10 साल में विभिन्न स्तरों पर कहां से कहां पहुंचा है। मैं इसी के बारे में कहना चाहता था कि यदि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में देखें, कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो चिंताजनक हैं और कुछ ऐसे आंकड़े हैं जहां पे कि हमने काफी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं। पावर्टी कम हुई है, ये तो डेफिनेटली एक सच है, लेकिन पावर्टी अभी भी बहुत है, ये एक प्रॉब्लम है। एजुकेशन में हम लोगों ने खर्च किया है, लेकिन फिर भी बहुत कम खर्च किया है। कोठारी कमीशन ने कहा था 6% होना चाहिए, हम कभी भी 3-3.5% ज्यादा से नहीं कर पाते हैं। प्राइमरी स्कूल्स के आगे सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह बहुत कम है हमारे यहाँ, और ये काफी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि नहीं हुई हैं, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं, 2000 से लेके आज 2024 तक मैं देखता हूं कि एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है। कुछ चेंजेस आए हैं जिस प्रकार से, जो कि मैंने जिसका विवरण किया था कि ये स्वच्छ भारत वगैरह, ये बहुत अच्छी चीजें आई हैं, लेकिन एक जिसको कहते हैं कि तो कोई बड़ा चेंज उसमें नहीं हुआ है। पर महत्वपूर्ण जो बात है आज के बजट के संदर्भ में, सबसे महत्वपूर्ण जिस बिंदु पर हमें ध्यान देना चाहिए वो है सरकार के आत्मविश्वास के संदर्भ में। सरकार को कहीं ना कहीं अपनी वापसी को लेकर भरोसा है, इसलिए बजट वापसी की कोशिशों में औजार नहीं बना है। आज का बजट केवल ये बताने के लिए था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और आगे किस दिशा में जाएंगे। केवल इसका संकेत आज के बजट भाषण के माध्यम से देश की वित्त मंत्री ने दिया। देश की जनता फैसला लेगी कि इन नीतियों के साथ उसे बने रहना है या इन नीतियों के खिलाफ उसे जाना है और इसके लिए सत्ता परिवर्तन करना है। कुल मिलाकर जनादेश इन नीतियों के संदर्भ में आएगा, ना कि इस बजट की घोषणाओं के तहत। देखें देश की जनता क्या फैसला लेगी। पर आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा बजट चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का, तो हमारा आज का शेर इस बजट को कुछ यूं व्यक्त करता है कि मैं उसके वादे का अब भी यकीन करता हूं, मैं उसके वादे का अब भी यकीन करता हूं, 1000 बार जिसे आजमा लिया मैंने। मखमूर सईदी ने जो ये बात कही थी, ये देश के नेताओं पर मुफीद है। देश की जनता कुल मिलाकर नेताओं पर भरोसा करती है, चाहे वो नेता सत्ता पक्ष हो विपक्ष। देखें इस बार भरोसा किस और आता है। पर बहरहाल समय अब आपसे याद लेने का, तो मुझे ये याद